नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सिद्धि एकेडमी में। दोस्तों, आज हम 4 जून 2026 के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे कि आज के क्या-क्या महत्वपूर्ण नियुक्तियां व अन्य खबरें क्या-क्या हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन फिलेमिन यांग, लिखें खलीलुर रहमान, एंटोनियो गुटेरस और डेनिस फ्रांसिस। तो खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं, इन्हें 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त किया गया। चलिए आइए जब डिटेल में देखते हैं कि यूएनजीए की स्थापना कब हुई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसी वर्ष महासभा का भी गठन हुआ था। अब इसके अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है? तो महासभा के अध्यक्ष जो है हर वर्ष चुना जाता है। यह पद विभिन्न क्षेत्रीय समूह जैसे कि एशिया प्रशांत, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पश्चिमी यूरोप व अन्य के बीच में रोटेशन के आधार पर इनका चुनाव होता है। अब 81वें जो सत्र था, इस इसके पद के लिए एशिया प्रशांत समूह का जो है हिस्से में आया था। तो उसके लिए जो है डॉक्टर खुल्लीलुर रहमान जो बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री रहे हैं, इन्हें यूएनजी के सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो निर्वाचन जो तिथि थी 2 जून 2026 थी। इनका कार्यकाल जो है 8 सितंबर 2026 तक रहेगा। इसमें 99 वोट पड़ेंगे। इनके जो प्रतिद्वंदी थे एंड्रियास एस काकोरिस जो साइप्रस के थे। अब जो यूएनजीए सदस्य जो देश है उनकी संख्या 193 है। अब बांग्लादेश जो है का यह दूसरा यूएनजीए अध्यक्ष पद है। मतलब इससे पहले एक और जो है अध्यक्ष चुने गए थे, वो आप मुझे कमेंट बताइएगा कि वो कौन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो मैसालिना बिश्नोई छिपकली की नई प्रजाति जो है राजस्थान राज्य में खोजी गई है। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये मैसालिना बिश्नोई प्रजाति की छिपकली है। तो अच्छा, इसका नाम जो बिश्नोई क्यों रखा गया, मैसालिना बिश्नोई क्यों रखा गया? तो इस प्रजाति का नाम बिश्नोई समुदाय के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि यह समुदाय सदियों से वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ रहती है अब छिपकली? यह छिपकली मुख्य रूप से शुष्क, रेतीले और कम वनस्पति वाले क्षेत्रों में रहती है। यानी राजस्थान की थार क्षेत्र जैसे वातावरण में भी रह सकती है, और अभी तक यह मुख्य रूप से उसी क्षेत्र में पाई गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया? पहला ऑप्शन संजय कुमार, विनीत जोशी, लोखंडे प्रशांत सीताराम, राहुल सिंह। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है, इन्हें सीबीएसई जो बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। सीबीएसई का जो नया चेयरमैन है लोखंडे प्रसाद सीताराम को नियुक्त करा गया। ये लोखंडे प्रसाद सीताराम जी हैं। इसके जो पूर्व चेयरमैन थे राहुल सिंह थे। अब सीबीएसई जो बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब ये जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है भारत का राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है, जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराता है तथा हजारों इसके इसके संबद्ध है जो पढ़ाई करवा रहे हैं। और इसकी स्थापना सन 1929 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ये इसका लोगो है। और ये जो है दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय भवन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है, और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में, सिक्किम उच्च न्यायालय में और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। तो इन्हें जो है पटना उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा गया है, मीनाक्षी मदन राय को। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जो है ये मीनाक्षी बनी है। पहले कहाँ थी ये मीनाक्षी मदन राय? तो ये सिक्किम हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी। पहले ये सिक्किम हाई कोर्ट में न्यायाधीश थी। इनको विशेष उपलब्धि ये थी कि सिक्किम की पहली महिला हाई कोर्ट जज थी ये। सिक्किम में पहली महिला हाई कोर्ट जज थी मीनाक्षी मदन राय। और इनके पटना हाई कोर्ट में 2026 में इन्हें न्यायाधीश नियुक्त करा गया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा गया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीएसई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च करा? सिडबी ने लॉन्च करा है, नाबार्ड, मीशो, ओएनडीसी किसने करा है? तो मीशो ने जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च करा। चलिए सब डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट शिखर क्या है। प्रोजेक्ट शिखर एक ऐसी पहल है जो ऑनलाइन सेलर और छोटे व्यवसाय को बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने के लिए मार्गदर्शन देती है। इसमें व्यवसाय को कॉम्प्लायंस, कंपनी स्ट्रक्चर और आईपीओ रेडीनेस की सहायता मिलेगी। इसमें ऑपरेशन प्रोजेक्ट शिखर में जो छोटे व्यवसायों को भी आईपीओ जनरेट और इन्हें अपने कंपनी स्ट्रक्चर और सूचीबद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मीशो के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो रुद्रम 2 मिसाइल परीक्षण का जो सफल परीक्षण है ये उड़ीसा राज्य से किया गया। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया। यह परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मिसाइल का परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। अब परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह चांदीपुर स्थित, उड़ीसा में एक चांदीपुर क्षेत्र है स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR उड़ीसा के पास किया गया। अब मिसाइल को उड़ीसा के तट से एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। अब रुद्रम 2 मिसाइल जो है ये क्या है? रुद्रम 2 भारत की इंडिजिनस निर्मित है एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित करा। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के रडार, संचार प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना है। इससे पहले रुद्रम 1 भी लाया गया था। तो रुद्रम कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई देखते हैं। रुद्रम परियोजना डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल श्रृंखला है। इसका उद्देश्य विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता को कम करना है। रुद्रम 1 से रुद्रम 2 का सफर देखते हैं। रुद्रम 1 का पहला परीक्षण 2020 में किया गया था। इसके बाद अधिक दूरी और बेहतर सटीकता के लिए रुद्रम 2 विकसित की गई है। रुद्रम 2 की मारक क्षमता है रुद्रम 1 से अधिक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो उड़ीसा के चांदीपुर में है ये उसका एंट्रेंस लुक है। अब ये सुखोई जो है सुखोई 30 MKI से लॉन्च करा गया ये रुद्रम मिसाइल जो रडार सिस्टम को नष्ट करने के लिए विकसित की गई है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है ये। लंबी दूरी उच्च गति की मिसाइल है ये। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा जोधपुर में परीक्षित दिव्यास्त्र MK1 क्या है ये? तो ये जो है ये लॉइटरिंग लिखे म्यूनिशन ड्रोन है ये। जो परीक्षित जो दिव्यास्त्र जो है जो दिव्यास्त्र MK जो है ये जो है ये लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है ये। चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं। अब ये जो दिव्यास्त्र MK1 है ये एक स्वदेशी AI सक्षम ड्रोन सिस्टम है। लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सिस्टम है जिसे भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन क्षेत्र के ऊपर कुछ समय तक मंडरा मतलब लॉइटर कर सकता है और निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है। ये देखिए ये दिव्यास्त्र MK1 है ये। किसने विकसित करा? तो इसे लखनऊ बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप लिखे हॉवरिट ने विकसित करा है। इसका उद्देश्य विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम करना और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। अब लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है देखते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन को अक्सर केमिकल ड्रोन भी कहा जाता है। यह पहले टारगेट एरिया के ऊपर घूमता है, लक्ष्य खोजता है, फिर अटैक मोड में जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्रेडिशनल मिसाइल की तरह लॉन्च होते हैं। टारगेट लॉक होना जरूरी नहीं होता है, मतलब टारगेट जो है चेंजेस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली दूसरी महिला वकील कौन है? तो वी मोहाना जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली दूसरी महिला वकील है। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। दूसरी महिला वकील जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी जस्टिस वी मोहाना। अब पहली कौन थी?
तो पहली जो थी इंदु मल्होत्रा थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो है कोर्ट में जस्टिस बनी थी। अब इनका नियुक्ति वर्ष 2026 है। और ये जो है 12वीं महिला न्यायाधीश, 12वीं जो है न्यायाधीश जो बनी है महिला जो है वी मल्होत्रा, वी मोहना। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 2050 को की गई थी। इसका जो उद्घाटन है 28 जनवरी 2050 को, सॉरी माफ कीजिएगा 1950 है, 2050 बोला था, 1950 को किया गया था। इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हरिलाल जे कानिया थे। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इससे संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 है। और वर्तमान जो स्वीकृत इसकी जो संख्या है जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहित है मिलाकर 38 है। तो उसमें 37 जो है जजेस रहेंगे। तो हाल ही में जो 5 जो जजों की नियुक्ति करी गई, उसके पहले जो 34 जजेस थे, तो उसमें 5 जज मिला के जो है 38 जज इसमें संख्या हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन के लिए जागरूक करने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसके लिए खेत बचाओ अभियान जो है उर्वरक प्रबंधन के लिए जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये दिव्यांशी भौमिक जो है सबसे कम उम्र की WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली भारतीय बनी है। अब देखते हैं WTT फीडर क्या है। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जहां युवा और उभरते खिलाड़ी विश्व स्तर पर रैंकिंग अंक और अनुभव प्राप्त करते हैं। यह बड़े WTT कंटेंडर और स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो ये जो है ये जो है भारतीय महिला सबसे कम उम्र की जो है WTT फीडर जीतने वाली बनी है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 घोषित किया गया है। अब वर्तमान आधार वर्ष जो पहले जो चल रहा था वो 2011 वाला था। अब नया प्रस्तावित आधार वर्ष 2022-23 है। जारी करने वाली जो संस्था है NSO है। और मुख्य क्षेत्र जो है जिसमें ये सूचकांक जारी होता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं कि IIP क्या है। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक आर्थिक सूचकांक, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो देश में औद्योगिक गतिविधियों और उत्पादन में होने वाले बदलावों को मापता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन को मापता है: खनन माइनिंग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के क्षेत्र में और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये बदलावों को मापता है। ये IPP भारत की औद्योगिक वृद्धि को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। IPP के इतिहास के बारे में देखते हैं कि IPP की शुरुआत जो है भारत में पहली बार 1950 के दशक में शुरू किया गया ताकि औद्योगिक विकास को मापा जा सके। और इसका आधार वर्ष जो है क्यों बदला जाता है देखते हैं। तो समय के साथ नई इंडस्ट्रीज जुड़ती है, उत्पादन पैटर्न बदलते हैं, अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बदलता है, इसलिए बेस ईयर को समय समय पर अपडेट करके इसके मापदंडों को उस आधार पर मापा जाता है। इसी में IPP के पुराने आधार वर्ष देखते हैं। इसकी जो शुरुआत है 1937 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1946, 51, 70, 80, 81, 83, 94 और 2004, 2005 और 2023, 24, 2022-23 के पूर्व 2011-12 जो था वर्तमान में चल रहा था, लेकिन नया प्रस्तावित आधार 22-23 को जारी किया गया। अभी IPP जो है कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर हर महीने IPP डेटा जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। तो हमने देखा 4 जून 2026 के करंट अफेयर, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।